Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to start discussing the first topic, which is prioritizing IMEC is the America's best interest. Let's see. So first, what is IMEC? IMEC is India, Middle East, Europe Economic Corridor. So why it is best interest for America, we will be discussing here. So it is a multilateral initiative launched in 2023 which will connect India, Middle East and Europe. And इससे क्या होगा कि फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस और कम्युनिकेशन केबल्स इनमें आपस में बढ़े और ये एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करें. की बेनिफिट्स ऑफ IMA क्या होंगे? स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI विच इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो एक अलग पाथ मिलेगा, एक ऑल्टरनेटिव रूट मिलेगा फॉर जिसमें एक डेमोक्रेटिक और बैलेंस्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होगा. इसमें वेस्टर्न वैल्यूज और ग्लोबल मार्केट प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन हो गए. इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या रहेंगी कि ये डीपर ट्रेड कनेक्टिविटी लाएगा. जो भी इसमें कंट्रीज जो भी इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, जैसे कि इंडिया, US, UAE, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कमीशन. देन डाइवर्सिफाई करेगा ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एनहांस करेगा रीजनल इंटीग्रेशन. ट्रांसफॉर्म करेगा मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन वल्नरेबल रूट्स लाइक द सुएज कैनाल. तो की बेनिफिट्स ऑफ IMEC में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड. तो हमें पता है जैसे इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया हाइड्रोजन डेवलपमेंट में, तो इंडिया भी पार्टनर ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी बेटर होगा क्योंकि इंडिया फिर कोलैबोरेट करेगा इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे कि जर्मनी और जापान के साथ ताकि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिससे कि कार्बन एमिशन रिड्यूस होगी और फॉसिल फ्यूल्स पे हमारा डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगा और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में. नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस क्या रहेंगे इसमें. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस. तो अब ये चीज़ ऐसे इतनी दिखने में छोटी नहीं है, इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हमें कोऑर्डिनेशन, प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, फिर इन्वेस्टमेंट, इन सब की ज़रूरत है अपनी पार्टिसिपेशन नेशन से. प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट इसमें बहुत क्रूशियल रहेगी. बट चैलेंजिंग क्या है कि क्या रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट्स में से, ये भी कंसर्न है, हमें नहीं पता, अभी मार्केट एनालिसिस नहीं है उसका. रिस्क ऑफ अनइवन इकोनॉमिक लैंडस्केप. विदाउट स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट टेंशंस could arise among participating nations. Then dependence on political leadership. The collaboration of US and Indian leaders is crucial. Although they have a warm relationship, but then also future US leadership changes could influence the project's progress. Then key players, India and US, they would be the core architectures of the project. Then Middle Eastern nations, UAE, Saudi Arabia, they will be playing significant role IMEC को इम्प्लीमेंट करने में और अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ टाइज स्ट्रेंथन करने में. देन यूरोपियन नेशंस लाइक फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, तो ये एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेशन शो किया है. जैसे फ्रांस ने एक स्पेशल अपना एक पर्सन अपॉइंट किया है इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए. एंड देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इससे इनलैंड एरियाज़ को मेजर ट्रेड हब्स को लिंक करने का एम किया ताकि इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सके पार्टिसिपेटिंग नेशंस में. फिर पीस एंड डिप्लोमेसी आ सके, बिल्स ऑन द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड अदर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स फॉर स्मूथ कोलैबोरेशन. देन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, तो इससे जब इंडिया और US लीडरशिप के जो रूल्स हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इन्हांस होंगे तो अपने आप चाइना सेंट्रिक मॉडल्स को जो रिलायंस है उस पर रिड्यूस हो जाएगा. तो कंक्लूजन यही है कि IMEC represents a visionary project that transcends traditional infrastructure goals, focusing on economic cooperation, environmental stability, sustainability, strategic diplomacy, etc. The next is UGC's draft resolution. Regulation has serious कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज. तो यूजीसी का हमें पता है यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो इसका मेन काम होता है एग्जामिनेशन का, रिसर्च का एंड ऑल रिलेटेड टू कि कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, कैसे सब चीज़ों के लिए करा जाए. तो ये हमारी, अब हम इस पे बात करते हैं कि अभी इस पे कंसर्न्स रेंज हो रहे हैं कि जैसे कि ये एक यूजीसी एक्ट के अंडर बनी थी तो उसके अंदर इसका जो एक मैंडेट है
तो उस मैंडेट में क्या है, इसको स्पेसिफाइड है कि इसे इसी चीज़ों पे एक्ट करना है या इसी चीज़ों पे रूल्स बनाने हैं। तो क्या इसका वीसी के इलेक्शंस में, यानी कि वाइस चांसलर्स के इलेक्शन पे उनके कैसे होंगे, मतलब नॉट इलेक्शंस, बेसिकली रिक्रूटमेंट पे इनका बताना या अपॉइंटमेंट, इनके लिए क्या मतलब सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट क्या इनके मैंडेट में आता है, और अगर मैंडेट में नहीं भी आता तो क्या इनका जो इन्होंने ड्राफ्ट या इन्होंने जो भी रेगुलेशन ये दे रहे हैं क्या वो अबाइडिंग है। देन इश्यूज हाईलाइटेड, क्या है, वायलेशन ऑफ यूजीसीज मैंडेट। तो मैंडेट में ही नहीं लिखा है कि इन्हें ये सब करना है। मैंडेट में सिर्फ ये है कि प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मेंटेन एंड डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। तो जब इश्यूज इसमें क्या हाईलाइट हुए कि कॉन्फ्लिक्ट होता है फेडरल प्रिंसिपल्स, तो जो भी एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी बनती है उसका एक एक्ट बनता है जिसके अंडर वो बनाई जाती है। तो उसका जो वाइस चांसलर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो डिसाइड करती हैं कि उनके लिए जो भी एक कमेटी बनाई जाएगी वीसीज को अपॉइंट करने के लिए। पर अब जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आई है उसमें वो कह रहे हैं कि गवर्नर डिसाइड करेंगे कि वीसीज के लिए कौन सी कमेटी बिठाई जाए। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये हो जाएगा कि सेंटर ही पावर ले रही है वीसीज को भी अपॉइंट करने के लिए। लीगल चैलेंजेस क्या हैं कि सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक टाइम पे जो केस आया था उनके पास, उसमें उन्होंने कहा था कि वीसी की अपॉइंटमेंट कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही है स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरराइड कर दिया। और उसमें लिखा बोला उन्होंने कि हाँ यूजीसी की रेगुलेशंस का तो है बाइंडिंग इफेक्ट ऑन यूनिवर्सिटीज, तो बट सिर्फ तभी व्हेन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पर क्या कभी हमने सुना है कि पार्लियामेंट चीज़ों को अप्रूव करे? नहीं, पार्लियामेंट का काम तो लॉज लेजिस्लेट करना है ना। तो की कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इज वेदर अ रेगुलेशन मेड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक यूजीसी कैन ओवरराइड लॉज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो आर्टिकल 254 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि इफ स्टेट लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद सेंट्रल लॉ तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल होता है। पर अब यूजीसी तो एक रेगुलेशन है, क्या वो एक सेंट्रल लॉ, उसको हम क्या सेंट्रल लॉ मानेंगे? द वर्ड लॉ which is to be seen here because the word law is mentioned in the article। तो क्या regulations को हम एक सेंट्रल लॉ मानेंगे जिसको हम स्टेट लॉ के ऊपर कंसीडर करेंगे? तो दिस इज ambiguity here। नेक्स्ट वी सी द इम्प्लीकेशंस अंडरमाइनिंग द स्टेट अथॉरिटी, वो मैंने आपको बताया ही कैसे। देन डाइल्यूशन ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम, हाँ इसमें एक और पॉइंट भी ये आया है कि पहले क्या होता था कि जो वीसीज की रिक्रूटमेंट है उसमें होता था कि जो जिनको 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है एक प्रोफेसर होने का, सिर्फ उन्हें ही बनाया जा सकता है वीसी पर। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि नॉन अकेडमिशियंस जिनको भी किसी भी फील्ड में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें भी बनाया जा सकता है। Then legal precedents, the Kalyani Mathivan case upheld the UGC regulations can be treated as recommendatory, not mandatory for universities under state legislation। तो conclusion यही है कि UGC draft regulation raises serious constitutional and federal concerns। The controversy underscores the need to clarify the scope of UGC's power, ensuring that regulations align with the Act's mandate without infringing the state's right। Next, we see the article India needs to pump in more time and resources into rural sports। हमने जैसे खो खो एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उसको भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ, ना कोई पॉपुलैरिटी, इवन इंडिया में ही नहीं है। इंडिया ने अभी मेन और वुमेन के जो टाइटल्स हैं, क्या हमने देखा है कि उसमें बोथ टाइटल्स, हमने देखा कि उन्होंने बोथ टाइटल्स जीते अभी इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली में। बट फिर भी स्पोर्ट इतना अंडर रिप्रेजेंटेड है ग्लोबल स्टेज पे। की हाईलाइट्स क्या है कि इंडिया की अचीवमेंट जो हमने देखी हैं, द विक्ट्रीज बाय प्रतीक वर्कर्स मेंस टीम एंड प्रियंका एंगल्स वुमेन्स टीम brings attention to the sports potential कि हो हम बूस्ट करना चाहिए हमें ये सक्सेसेस खो खो की, ताकि गेम की एक स्ट्रॉन्ग रूरल रूट्स हैं, क्योंकि हमें अपने रूरल स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करना उतना ही ज़रूरी है। चैलेंजेस क्या है रूरल स्पोर्ट्स के कि डिस्पाइट बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ खो खो, इंडिया ने कभी उसको ग्लोबल प्रोमिनेंस में नहीं ला पाया इंडिया अभी तक। ट्रेडिशनल और रूरल स्पोर्ट्स सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोशन। स्टेट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्या हो रखा है, स्ट्रेंथ क्या है कि इंडिया कुछ एक स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट और चेस में बहुत अच्छा एक्सेल करता है। इंडिया का ग्रैंड मास्टर अभी बना रिसेंटली डी कोकेश। देन कनेरी हेम्पू ने भी जीता अभी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप। देन कबड्डी हैज़ गेन प्रोमिनेंस थ्रू द प्रो कबड्डी लीग।
स्पोर्ट्स का खुद का जो है बीसीसीआई वो काफ़ी अच्छा काम करता है। देन नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स वीकनेसेस क्या है, पुअर परफॉर्मेंस इन द पेरिस ओलंपिक्स, हम 71st आए हैं, इवन बिलो पाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। डू वी डिजर्व दिस in such a huge population? Secured only 6 medals with no goals. Insufficient support for no cricket sports despite some success in chess and kabaddi. Then recommendations for improvement क्या है कि गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट स्पोर्ट, तो फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। रिसेंटली जो हमने स्टडीज भी देखते हैं ना, इसमें जितना बजट पहले वो बोलते हैं, फिर उसके बाद जितना मिड टर्म में डिसाइड होता है कि हमें थोड़ा और देने की जरूरत है, नहीं वो और भी कम हो जाता है, फिर एक्चुअल में जो लगता है वो तो और भी ज़्यादा कम होता है बजट। तो हम देन स्पोर्ट्स फेडरेशंस रोल, तो हमें बीसीसीआई से सीखना चाहिए, जैसे उसने क्रिकेट के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल बिल्ड किया है, वैसा ही सक्सेसफुल मॉडल हम बाकी एथलीट स्पोर्ट्स के लिए भी बनाएं। रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि टेलीविजन एंड मीडिया, इनसे प्रमोट करा जाना चाहिए नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स को भी उतना ही ज़्यादा। देन खेलो इंडिया इनिशिएटिव, तो उसमें जो करना पैसा लग रहा है उसको प्रॉपरली यूज़ करा जाना चाहिए। तो यही चीज़ है कि हमें अपने सारे स्पोर्ट्स को अच्छे से इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच।